सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 24 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 24 विराम चिन्ह। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? पंक्चुएशन। ठीक है बच्चों, पंक्चुएशन इसे अंग्रेजी में कहेंगे। चलिए, विराम का अर्थ हम देखते हैं। विराम का अर्थ क्या है? रुकना। क्या है? रुकना। ठीक है। भाषा के लिखित एवं मौखिक रूप में यदि विराम ना लिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यानी कि भाषा को आप बोल रहे हो या लिख रहे हो, यदि आप रुककर जहां आवश्यकता है वहां पर ना रुका जाए तो वहां पर क्या है? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, यानी अर्थ का कुछ और ही अर्थ हो जाएगा। जो हम लिखना चाह रहे हैं उसके बजाय कोई और ही अर्थ निकल जाएगा। इसलिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है रुकना। बोलते समय हमें अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए रुकना पड़ता है। इस विश्राम यानी थोड़ी देर रुकना और आराम एक तरह से विश्राम, इस विश्राम की ओर संकेत करने के लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है ना। फिर जो हम वहां जहां अपनी भाषा को बोलते लिखते समय जब हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो उनको अपने हर प्रकार के उनके एक चिन्ह स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम देने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इस अनुच्छेद को पढ़िए। ठीक है, इस अनुच्छेद को हम पढ़ते हैं। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए ये सब कष्ट क्यों किया? क्या ये उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटेंगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। अब देखिए, आपको इस तरह से कहीं भी ना तो विराम मतलब कहीं भी कोई ठहराव नहीं, लगातार ये क्या अनुच्छेद लिखा हुआ है, कहीं आप रुके नहीं, है ना। जैसे मैंने लगातार पढ़ा क्योंकि कुछ था ही नहीं रुकने के लिए, विराम चिन्ह होता तो ही रुकते। आगे देखिए, ऊपर आपने एक अनुच्छेद विराम चिन्हों के बिना पढ़ा। आइए अब उसी अनुच्छेद को उचित विराम चिन्हों के प्रयोग के साथ पढ़ते हैं। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए ये सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे, है ना, लौटोगे, है ना। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। अब आपने देखा कि ये अनुच्छेद को यदि मैं पहले के तरह आपको पढ़ाती और मैं आपसे प्रश्न करती तो आप इनका उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि आप इस अनुच्छेद को समझ ही नहीं पाए। कौन सी कड़ी किससे जुड़ रही है, किसका क्या मतलब है, अगर इसमें बताया क्या जा रहा है, समझाया क्या जा रहा है। लेकिन ये वाला मैंने जब पढ़ा आपको समझ आ गया होगा कि हाँ ये बात है, और इसका उत्तर भी आप दे देंगे सुनकर, है ना, क्योंकि आप बात समझ, चर्चा किस बात की हो रही है इस बात का आपको पता चल गया होगा। अब आपको समझ आ गया कि भाषा में विराम चिन्हों का क्या और कितना महत्व होता है। ठीक है, चलिए, उपरोक्त अनुच्छेद में आपने कई तरह के चिन्ह, जैसे इस प्रकार के चिन्ह देखे हैं, को देखा। आइए अब उन्हीं के बारे में जाने। इस प्रकार के आपने हिंदी में चिन्ह देखे होंगे, इस तरह से होते हैं। इनका क्या मतलब होता है, क्यों होता है, वो हम इस पाठ से सीखेंगे। प्रत्येक चिन्ह का अपना अलग पहचान है, अपना अलग प्रयोग है। पहला, पूर्ण विराम। इसको क्या कहेंगे? पूर्ण विराम। पूर्ण अर्थात पूरा, और विराम का अर्थ है हम जान ही चुके हैं। यानी कि पूर्ण का मतलब है पूर्ण यानी पूरा, विराम का अर्थ हम जान गए यानी रुकना, पूरी तरह से रुकना। जब एक वाक्य हो जाए, अब बात पूरी हो जाए तो रुक जाना, फिर दूसरी बात शुरू करना, है ना। रुकना अर्थात बातचीत के दौरान अथवा लिखते समय जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम रुक जाते हैं और वहां पूर्ण विराम लगता है, जो इस प्रकार का होता है। जैसे रमेश घर जाता है, माता जी मंदिर जा रही है, सलमा बहुत तेज लड़की है, सार्थक हॉकी खेल रहा है।
इस प्रकार हर बात पूरी हुई, एक बात के बाद, एक वाक्य के बाद विराम, पूर्ण विराम आ गया और हम पूरी तरह से रुकना, थोड़ी देर के लिए नहीं, पूरी तरह से रुकना, विराम, पूर्ण विराम आता है। अब आ जाइए अल्प विराम। अल्प अर्थात कम, थोड़ा, है ना, अल्प यानी कम, थोड़ा। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बीच में थोड़ा रुकते हैं तब वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेज पर केले, अंगूर और अनार रखे हुए हैं, चलो रुको मत, रोटी, कपड़ा और मकान सबके लिए जरूरी है। शिक्षक ने कहा मैं कल पाठ अवश्य सुनूंगा। तो आप देख रहे थोड़ी देर के रुके, यहाँ पे तो पूरी बात हो गई, पूरी तरह से रुक गए हम, लेकिन यहाँ पे थोड़े समय के लिए हम रुके हैं, तो उसके लिए अल्प विराम। आगे आ जाइए अर्ध विराम, अर्थात क्या है, अर्ध अर्थात आधा, आधा यानी पूर्ण विराम से आधा, ठीक है। यह पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का चिन्ह है, यानी कि पूर्ण विराम से कम, अल्प विराम से ज्यादा। जब हम अपनी बातचीत के दौरान पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना होता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कविता पाठ करना चाहते हैं तो कीजिए, ना करना चाहते हो तो ना कीजिए। अगला देखिए, राजन, कमल, रामू आदि दौड़ में शामिल हुए, ये सब अवश्य थक गए होंगे, ठीक है। तीसरा देखिए पुरुषों, कट, पुरुषों के नाम से पहले श्री का प्रयोग होता है, जैसे श्री मोहन लाल। अगला देखिए, मुझे अभिगृह कार्य पूरा करना है तभी अध्यापिका की डांट से बच पाऊंगा, मुझे अभिगृह कार्य पूरा करना है तभी अध्यापिका की डांट से बच पाऊंगा। आप देख रहे होंगे जब मैंने अल्प विराम सिखाया तब मैं थोड़ी देर के लिए कम रुकी थी, है ना, मतलब थोड़ी देर के लिए रुकी थी, है ना। पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच वाला हिस्सा अर्ध विराम होता है, यानी पूर्ण विराम से आधा, हमें ये पूर्ण विराम का आधा और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा, ठीक। चलिए इस प्रकार अगला देखिए प्रश्न सूचक, जहां कोई प्रश्न पूछा जाए वहां प्रश्न सूचक का प्रयोग किया जाता है, वो इस प्रकार होता है, ठीक है। और ये किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है ना। चलिए अगला देखिए, देखिए बच्चों प्रश्न सूचक में उदाहरण देखिए, तुम्हारा नाम क्या है ना, प्रश्न सूचक चिन्ह आ गया। कौन लड़की हंस रही है, ये रहा, ठीक। तुम चाहते क्या हो, स्कूल की छुट्टियां कितनी पड़ेंगी, यानी कि समझो जहां प्रश्न किए जा रहे हैं वहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह आ रहा है। अगला देखिए, विस्मय आदि सूचक, इस प्रकार का चिन्ह है। विस्मय आदि सूचक हमारे भावों को व्यक्त करते हैं, जैसे हर्ष, है ना, शौक, खुशी, गम और दुख, घृणा, प्रेम, इस प्रकार हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम, आश्चर्य, भय जैसी शब्दों को व उनके भाव को प्रयोग करते हैं तो उस भाव के बाद हम इस तरह का विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, जिससे कि हमारे क्या भाव प्रकट होते हैं। ये वाला जो है ना, ये हमारे भाव प्रकट करने के लिए ये वाला चिन्ह भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह वर्षा से भीगने में मजा आ गया, जैसे वाह, ये भी तो हमारा भाव है। छी, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, छी वाला है ना, घृणा वाला, इस तरह से घिन आ गई किसी चीज को देखकर, है ना, तो छी शब्द यूज करके हम छी शब्द का प्रयोग करके हमने क्या लगाया, इसमें अधिबोधक चिन्ह। उफ, इस बिल्ली ने तो परेशान ही कर दिया, है ना। अरे तुम तो छिपे रुस्त मस्तक निकले, है ना, कट, अरे तुम तो छिपे रुस्तम निकले, है ना। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इसका प्रयोग किया अपने भावों को प्रकट करने के लिए, जो अचानक से निकलते हैं हमारे भाव, उनको प्रकट करने के लिए। अगला देखिए उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इस तरह के दो प्रकार के होते हैं उद्धरण चिन्ह, है ना, ठीक है। उद्धरण अर्थात उदाहरण, उद्धरण अर्थात उदाहरण, जब अपने लेख अथवा वाक्यों में किसी महान अथवा प्रसिद्ध व्यक्ति का कोई कथन ज्यो का त्यों दिया जाता है, जैसे उस महान व्यक्ति ने जो बोला, जो ज्यो का त्यों वो आप अपने पाठ में प्रस्तुत करते हैं, या किसी पुस्तक, व्यक्ति का उपनाम, शीर्षक आदि दिए जाते हैं, तब वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, इकहरा और दोहरा, ठीक है, इकहरा और दोहरा। इकहरा में देखिए एक एक है, दोहरा में दो प्रकार के हैं उद्धरण चिन्ह, ठीक है। इकहरा उद्धरण चिन्ह देखिए, इस चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक का नाम,
शीर्षक अथवा व्यक्ति के उपनाम, पदवी आदि के साथ किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी को क्या कहते हैं, निराला भी कहते हैं, तो ये इनका उपनाम हो गया। ठीक है, ये इनका उपनाम हो गया, जिनको निराला के नाम से जाना जाता है। तो निराला क्या है आपका, इकहरी उद्धरण के चिन्ह के अंदर आ गया, जैसे कि बताया था उपनाम इकहरी उद्धरण चिन्ह के अंदर आता है। रामचरितमानस, ठीक है, ये भी हमारी एक पुस्तक है जिसमें ये इकहरी उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा जाता है ना। पद्म भूषण श्रीमती श्यामा चोना, है ना। तो देखिए, जिस किसी को पद देना किसी प्रकार का, है ना, उपाधि देना, पदवी, तो इस प्रकार ये भी आपकी, ये भी इकहरी उद्धरण चिन्ह के अंदर आता है। अगला देखिए, महात्मा गांधी अर्थात बापू, तो महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी जाना जाता है, ये इनका उपनाम है, तो ये इकहरी उद्धरण चिन्ह के अंदर आएगा। दोहरा उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग अधिकांश प्रसिद्ध कथन, कहावत, संवाद आदि को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, ये क्या है आपका प्रसिद्ध कथन है। ठीक, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस प्रकार ये क्या है आपकी कहावत, जैसे किसी महान व्यक्ति ने जो कथन कहा, ज्यों का त्यों लिखना, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत है। कथन, कहावत, संवाद, यानी किसी की बातचीत हम किसी को बता रहे हैं, वो भी हम दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे। अब आ जाए योजक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग दो एक जैसे शब्दों तथा आपस में तुलना आदि के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, काची के लिए चाय पानी लाओ। ठीक है, तो एक जैसे या फिर आपस में तुलना करने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये योजक चिन्ह ये है बीच वाला। ठीक है, चलिए, दुख सुख कट। अगला देखिए, सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं, यानी कि समझ रहे हो, या तो विलोम शब्दों के बीच में भी लगता है, एक समान शब्दों के बीच में भी लगता है, और तुलना किए जाने वाले शब्दों के बीच में भी या वाक्यों के बीच में भी यह लगता है। आगे देखिए, शीला दिन रात पढ़ने के बाद प्रथम आई, है ना, दिन रात के बीच में आ गया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। देखो, समान शब्दों के बीच में हमारा क्या आया, योजक चिन्ह। क्या कहेंगे इसे, योजक चिन्ह। अगला देखिए, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह इस प्रकार का होता है, ये देखो बच्चों, देखिए योजक चिन्ह ऐसा होता है, निर्देशक चिन्ह थोड़ा योजक चिन्ह से बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार। चलिए, अब देखिए, निर्देशक चिन्ह किसी बात का निर्देश देने के लिए अथवा कोई उदाहरण, विवरण, कथन स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादी ने कहा जीते रहो, सरस्वती ने कहा तुम यहाँ खाना खा लो। ठीक है, तो किसी की बात का निर्देश देने के लिए, है ना, किसी ने कोई बात बोली है, उसके अनुसार हम निर्देश दे रहे किसी को, उदाहरण, विवरण, कथन स्पष्ट करने के लिए, है ना, तो हम वहां पर किसका, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना। चलिए, लाघव चिन्ह, जहां पर शब्दों को पूरा ना लिखकर छोटा करके लिखा जाता है ना, छोटा करके लिखा करके लिखा जाता है, वहां लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। ये है ना, ये शून्य की तरह, छोटा सा शून्य की तरह ये होता है, इस प्रकार गोल। कृपया पृष्ठ उल्टे, है ना, कृपया पृष्ठ उल्टे। देखिए, कृपया का क्री, पृष्ठ का प्र, उल्टे का उ, तो हमने क्या बना दिया, छोटे छोटे शून्य बना दिए इनके बराबर में, है ना। तो इस प्रकार हम किसी शब्द को छोटा करके लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर का डॉ, इस प्रकार, है ना, पंडित का पंग, तो इस प्रकार हम इसको क्या लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं। प्रोफेसर का प्रो, है ना। चलिए, ये हो गया लाघव चिन्ह। ये हमारे सारे चिन्ह हैं। ठीक, विराम चिन्ह हमने सीखे इस पार्ट में अच्छे से। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति देख लीजिए। विराम का अर्थ है विराम अथवा रुकना। विराम का अर्थ है विराम अथवा रुकना। हमने देखा, भाषा को लिखते समय रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह। भाषा में अनेक प्रकार के विराम चिन्ह हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। देखिए, इस प्रकार देखिए, पहला पूर्ण विराम, अल्प विराम ये रहा, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि सूचक, उद्धरण चिन्ह, ठीक है, इकहरी दोहरा, ठीक है, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और लाघव चिन्ह, ये हमने इस पाठ में सीख लिए।
आओ करें अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, विराम चिन्ह का क्या अर्थ है? विराम चिन्हों के नाम बताइए। ठीक है। विस्मय सूचक किस प्रकार के वाक्यों में प्रयुक्त होते, उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में देंगे। चलिए बच्चों, अगला, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखिए। जैसे पहला देखिए, जीवन मरण तो ईश्वर के हाथ में है, तो आप क्या लिखोगे? जीवन, कौन सा विराम चिन्ह आएगा? योजक वाला। जीवन मरण, विलोम शब्दों के बीच में योजक आता है, अभी हमने सीखा था। ठीक है, जीवन मरण तो जीवन मरण तो ईश्वर के हाथ में, तो यहाँ पर आपका ये आएगा, और फिर यहाँ पर क्या आएगा? पूर्ण विराम चिन्ह। बात पूरी हो गई तो पूर्ण विराम चिन्ह भी आएगा। इस प्रकार हमने इसको सही करके लिख दिया। दूसरा देखिए, मेहनत करो परीक्षा निकट है ना? मेहनत करो परीक्षा निकट है, तो क्या आएगा बताइए? मेहनत करो, तो अल्प विराम, थोड़ी देर रुके। मेहनत करो परीक्षा निकट है। ठीक है, तो देखिए, मेहनत करो परीक्षा निकट है, कितना अजीब है। मेहनत करो परीक्षा निकट है, तो हमने थोड़ी देर रुकने के लिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाया? अल्प विराम लगाया। ठीक है, इस प्रकार बाकी दो आप स्वयं करेंगे बच्चों, ये आपका अभ्यास कार्य है। अगला देखिए, निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम के लिए देखो क्या आएगा? राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। एक वाक्य हो गया, एक बात पूरी हो गई, तो अब हमने पूर्ण विराम कर दिया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अर्धविराम के अनुसार कोई एक मतलब बताइए वाक्य। जैसे अर्धविराम से, जैसे मुझे मुझे बहुत परिश्रम करना होगा। मुझे बहुत परिश्रम करना है, तभी मैं सफल होऊंगा। मुझे बहुत परिश्रम करना है, तभी मैं सफल होऊंगा। सफल हो पाऊंगा, है ना? है ना? मुझे बहुत परिश्रम करना है, तभी मैं सफल हो पाऊंगा। पाऊंगा। ठीक है, ये पूरा हो गया। बाकी आप स्वयं करेंगे, इन इन विराम चिन्हों का प्रयोग करके आप वाक्य बनाएंगे। ठीक है, मुझे बहुत परिश्रम, ठीक है, करना है, तभी मैं सफल हो पाऊंगा, इस प्रकार। ठीक, तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप जरूर कीजिएगा, और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।